अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हम लोग इस बात का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इतनी सर्दी के अंदर अपना साजो सामान पैक करके अपने शहरों को छोड़ के वो इस्लामाबाद के अंदर ठंड में वो भी जनवरी के महीने में वो वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं और क्या वजह है। और जो अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच किसके जो एजेंडे पे काम कर रही हैं और वो ये कहते हैं कि वो लोग जो अभी तक उनके घर नहीं आए यानी जो उनके मिसिंग पर्सन है वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो क्या शौक है या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं या दो दो चार चार साल अपने घर वालों से बात ही नहीं करते, जिनको वो कह रहे हैं कि वो मिसिंग पर्सन हैं ही नहीं बल्कि वो पहाड़ों पे रहते हैं। तो पहाड़ों में ऐसी कौन सी चीज़ निकल आई है, कोई गोल्ड निकल आया है कि वो वहाँ पे पहाड़ों में रहते हैं और वो अपने घर वालों से नहीं आके मिलते। तो काकड़ साहब को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो कि दिमाग और अकल रखते हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि पहाड़ों में क्या कोई गोल्ड रश हो गया। जैसे 1848 के अंदर अमेरिका में पता चला था कि कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड निकल आया, तो सारे जो थे वो अपने साजो सामान पैक करके भाग के कैलिफोर्निया में सेटल हो गए थे। तो ये इस सवाल का जवाब काकड़ साहब को देना चाहिए। मैं हैरान हूँ किसी सहाफ़ी ने ये बात पूछी नहीं उनसे। तो जनाब बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के हमें कह रहा है कि पाकिस्तानियों को या इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप हमारा जेनोसाइड कर रहे हैं। हाल ही में वाशिंगटन जो है वहाँ पे वाइट हाउस जहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट बैठता है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाउस के सामने भी एक एहतजाज हुआ है। तो बलूचिस्तान के लोग क्यों नफरत करते हैं हम हमारे साथ, वो पंजाबियों के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं भी एक बार मेरा भी इत्तफाक हुआ, मैं गया इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैंने कहा अपने भाई को सिर्फ यही बात की कि क्योंकि हॉस्टल्स जो हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बलोची भी हैं, सरहद वाले भी हैं, तो पंजाबी नहीं है तो तुम यहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे। ये बात बुरी थी। खैर हमारा कल्चर एक अपना तरीक़ाकार है कि हम हंसी मजाक पसंद करते हैं। तो मैंने ये बात कही तो वहाँ पे एक बलोची बैठा हुआ था, तो मेरी तरफ से इस तरह करके देखना शुरू हो गया। मैंने उसकी शलवार से पहचाना क्योंकि शलवार उसकी थोड़ी सी खुली थी, उनका कल्चर है। तो मैं हैरान हुआ। तो इतनी जो नफ़रत है उनके अंदर पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए, पंजाबियों के लिए, ऐसा क्यों है, वो क्या वजह है जो नफ़रत है, मैं बताता हूँ आपको और वो हिस्टोरिकल फैक्ट से बताऊँगा। सामीन, ये बात, इस बात में कूदने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक 60 साल के शख्स से एक मीडिया वाला आदमी जाके पूछता है कि आपकी उम्र इतनी होगी और आप ये तस्वीर उठा के फिर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो आंसू उसके निकलते हैं और वो ये कहता है कि मेरा बेटा पिछले 10 साल से लापता है और अगर इस्लाम में ख़ुदकुशी हलाल होती तो मैं ये बम बांध के, ख़ुदकुश बम बांध के अपने आप को किसी ऐसी जगह पे उड़ा लेता कि जिन लोगों पे मुझे शक है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा किया है और आज तक मुझे उसका पता नहीं चला। तो ये मिसिंग पर्सन के जो केसेस हैं इनको एक तमाशा करार देना जिस तरह से हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट दे रही है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। इन मिसिंग पर्सन के बारे में ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बात की तायीद कर चुका है या इस बात के ऊपर अपना कमेंट कर चुका है, बल्कि बहुत सारे जुडिशल कमीशंस भी जो कि जजेस जो हेड करते हैं वो भी इस बात में इसके बारे में बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाकई मिसिंग पर्सन का केस बहुत एक अहम है और ये वाकई ही ऐसी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस मौजूद हैं। अब काकड़ साहब ने तो अपनी कॉन्फ्रेंस में ये हमारे सामने बात रख दी कि क्योंकि अदालतें जनाब सज़ा नहीं देती तो फिर हमें कोई तो सद्दबाब करना होता है, तो हम ये करते हैं। तो सामीन, वजह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बलूचिस्तान जो है वो क्यों हमसे पंजाबियों से नफ़रत करता है और बलूचिस्तान का जो मसला है ये है क्यों। आज जिस हद तक ये बातें पहुंच चुकी हैं कि वहाँ पे हथियार उठा के हम पे अटैक होता है, हमारी फोर्सेस पे अटैक होता है और हम जो है वो उन पे अटैक करते हैं। तो उसकी पहली वजह 1947 है। 1947 में कलात की एक रियासत होती थी, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रूलर था और वो रूलर चाहता था कि जो कलात है वो इंडिपेंडेंट ही रहे, मगर हमने शौक चढ़ा हुआ था कि हमने उसको अपने साथ मिलाना है।
हमने इंडिया ही की तरह, जैसे इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की फोर्सेस के साथ, और जूनागढ़ पे कब्जा करने की कोशिश की फोर्सेस के साथ, और हैदराबाद पे कब्जा करने की कोशिश की फोर्सेस के साथ, और वो कामयाब हो गया। हमने भी वही रविश इख्तियार की और हमने कलात की जो रियासत है वहाँ पे जाके अपनी फोर्सेस के साथ फोर्सफुली कब्जा कर दिया और बलोचियों के दिलों के अंदर पहली बार नफ़रत के बीज बो दिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1955 में बलूचिस्तान एक अलग सूबा है, सिंध एक अलग सूबा है, पंजाब एक अलग सूबा है और सरहद एक अलग सूबा है। तो हमने क्या किया, हमारे जो रूलर थे 1955 में उन रूलर्स ने बंगालियों से डरते हुए कि कहीं बंगाली हुकूमत ना संभाल लें, क्योंकि वो पॉपुलेशन में मेजॉरिटी थे, तो उनकी न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी को चैलेंज करने के लिए कि यार वो क्योंकि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, तो अगर जो ये सूबे अलग अलग होंगे तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है हमने, तो उसमें तो फिर वो डोमिनेंट हो जाएंगे, तो उनको किसी तरीके से तो रोकना भी तो है। तो हमने बददियानती की और उस बददियानती के नतीजे में हमने बलूचिस्तान में भी नफ़रत के बीज बो दी। हमने चारों सूबों को क्लब करके एक सूबा बना दिया जिसको 1 यूनिट कहते हैं 1955 के अंदर, ताकि बंगाल को की सुपेरियरिटी को टैकल कर सकें। और इसी दौरान जो बलोची थे वो उनके दिलों में नफ़रत पैदा हो गई, क्योंकि वो अपनी अलग एक फेडरेशन के अंदर सूबे के अंदर गवर्नमेंट चाहते थे, वो अपनी एक अलग सूबे के अंदर गवर्नमेंट चाहते थे, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। हमने उनको मिला दिया और हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि बंगालियों को टैकल करना है, उनकी पॉपुलेशन न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी, तो आप तो हमारे साथ आना पड़ेगा और आपकी तो कोई नहीं सुनी जाएगी, हम जो है वो माई बाप हैं सारी चीज़ों की। उसके बाद 1970s के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का राइज़ हुआ और वो भी अयूब खान की कैबिनेट का हिस्सा थे और वहाँ से उनकी किस्मत चमकी और वो जो है वो मशहूर हो गए। उन्होंने एक पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ गई। अब उनकी जो अपोजिशन थी उनकी गवर्नमेंट जो बन गई बलूचिस्तान के अंदर। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक डेमोक्रेट खुद को कहते तो ज़रूर थे या नहीं थे, किस हद तक थे आप ये हिस्ट्री में देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन जो गवर्नमेंट थी अपोजिशन की, जो कि बलूचिस्तान के लोगों ने इलेक्ट की थी अपने वोटों से, उनको चलता गया और सेंटर का रूल लगा दिया। ठीक है, तो फिर एक और नफरत पैदा होगी। फिर तीसरी बात जो है वो तीसरी जो चिंगारी है वो 2007 में लगी, जब जो बुगटी कबीला था उसका जो सरदार था, तो वो ये कहने लगा कि एक औरत का रेप हुआ था, बलोची औरत का, तो वो कहने लगा कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब उसको जो रेप करने वाला था वो मुक़्तदर हलकों से तल्लुक़ रखता था और उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी और वो किंग पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, यानी जो पपिट पार्टी थी, किंग पार्टी जिसको कहते हैं, वो उसके साथ मिलकर हुकूमत कर रहे थे, यानी उसको लिबादा पहना के जमहूरियत का हुकूमत कर रहे थे जनरल मुशर्रफ। तो उस वक्त जनाब मुशर्रफ ने गारंटी दी बलोचियों को कि जो ये रेप हुआ है इसका इंसाफ होगा, मगर जो रेप करने वाला है उसको बाद में इस मुआहदे को तोड़ के उसको दुबई में भगा दिया गया। उसके बाद एक इंसर्जेंसी की तीसरी लहर जारी हुई जो कि आज तक जो है वो चल रही है। तो ये सारे काम हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि वो कॉलोनी है। दूसरी बात, अंडर डेवलपमेंट। अब अगर हम सूबों का बंगाल का देखते हैं तो बंगाल का और पाकिस्तान जो ये वाला हमारा पाकिस्तान है, ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, इसका इकोनॉमी का एक डिफरेंस था, डेवलपमेंट अलग अलग थी। वहाँ पे कम डेवलपमेंट थी, यहाँ ज़्यादा थी, तो नफरत फैलती गई। इसी तरह से बलूचिस्तान को अगर हम देखते हैं और पाकिस्तान के दूसरे सूबों को देखते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट का एक फुकदान है। तो इस वजह से बलोची ये समझते हैं कि उनके रिसोर्सेज को प्लंडर किया जा रहा है और ये भी एक नोशन है कि उनको उस तरह से डेवलपमेंट नहीं प्रोजेक्ट किए जाते जिस तरह से करने चाहिए। एक और वजह जिसकी वजह से वहाँ पर चिंगारियाँ लगी हुई हैं वो ये है सामीन के, देखिए हर एक इलाके का के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो इलेक्ट करें अपने नुमाइंदों को। जो नुमाइंदा बुरा होगा 5 साल बाद उसको छोड़ देंगे। तो जनाब हमने वहाँ पे पपिट्स पाले हुए हैं, हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई हुई है। अब जब और जो लोग मॉडरेट हैं और नेशनलिस्ट हैं वहाँ बलोच, हम उनको चाहते हैं कि ECP उनको इलेक्शन से निकाल दे, यानी हम उनका पॉलिटिकल राइट भी छीनना चाहते हैं। तो हम इससे एक्सपेक्ट क्या करें कि ये वाली जो हरकत हम कर रहे हैं इसके साथ वहाँ पे कोई अमन आ जाएगा? इन बातों से अमन नहीं आएगा। हाल ही में हमने देखा कि जो BMP मैंगल है उसकी जो पार्टी है उसको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की। अब वो मॉडरेट नेशनलिस्ट है
आपको चाहिए कि आप उसको कहें कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है, वो बंदूक की बजाय बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अच्छा है, उसको आने दें। मगर आपको उसका जो तनकीद है वो पसंद नहीं आती और आप उसको बाहर करने की कोशिश करें, इस तरह से आप और नफरत फैला रहे हैं। और एक और बात ये है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं, ये बहुत बड़ा इशू है, ये सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से नफरत हो रही है। तो रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो लोग हैं जो BLA भी है जो लड़ रही है, उसके साथ भी निगोशिएशंस करे, इनको कौमी धारे में लाके इनको पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाए। और बलूचिस्तान के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस ना किया जाए, क्योंकि लोगों को ये लगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने नुमाइंदे को इलेक्ट कर रहे हैं। जब आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे पपेट्स बना देंगे तो कौन ये समझेगा कि ये जो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं? वो कौन ये समझेगा कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आवाम के उमंगों से आती है? तो फिर जब लोगों को ये नहीं लगता कि वो अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो फिर हथियार ही उठाते हैं, उनका कसूर कोई नहीं होता, फिर उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो उनको निगोशिएशन करवाई जाए और ऐसी चीज़ें ना की जाए, असल जमहूरियत लाई जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, वहाँ पे उनके असल नुमाइंदों को आगे आने दिया जाए, इसी से ही होगा। अगर आप ये जो सुल्तान राई वाली पॉलिसी पे अमल करते रहेंगे कि जनाब इधर मारी गोली ठा, उधर मारी गोली ठा, और आप ये कहेंगे कि इस तरह से मैं अमन ले आऊँगा, तो इस तरह से तो अमन नहीं आते ना। हमने देखा कि 1967 से लेके अब तक ये इजराइल क्या करता रहा, फ़लस्तीनियंस को निकालता रहा है, मारता रहा है, पीटता रहा है, और नतीजा क्या हुआ कि 7 अक्टूबर 2023 को जनाब वो रिप्राइजल आया। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आप ऑप्रेस्ड लोगों को हमेशा ऑप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उनको करेंगे तो क्या होगा, वो रिप्राइजल देंगे। तो फिर रिप्राइजल तो आएगा ना, जब आपने उनको सिर्फ एक ही पॉलिसी देनी है कि कुचलने की पॉलिसी रखनी है, तो फिर आग से आग बुझाई नहीं जा सकती, मोहब्बत से आग बुझाई जा सकती है। तो मेरे नज़दीक ये मोहब्बत के ही काम करने चाहिए, नेगोशिएशंस करने चाहिए और बाकी सारे इक़दाम उठाने चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, रादर के आप जो है वो फुल फोर्स के साथ आप फोर्स इस्तेमाल करें और आप कहेंगे जी फ़लाने की भी सर को भी हो जाएगी, तो फ़लाने के भी सर को भी हो जाएगी, तो आप क्या जो बलूचिस्तान में 3-4 करोड़ लोग हैं वो मार देंगे आप? तो आप मार सकते हैं वो, तो इस तरह से नहीं होता। और सबसे बड़ा जो जेनोसाइड आज तक हुआ है, यानी कि बड़े पैमाने पर कत्ले आम हुआ, उसमें भी 60 लाख लोग मरे थे, और उसका फिर अंजाम देखा कि आपने ट्रिब्यूनल बने और ट्रिब्यूनल्स में उनको सज़ा भी हुई। तो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे लोगों को रैशनल पॉलिसी लेनी चाहिए, और ये जो पॉलिसी है ना सुल्तान राई की, इसको अबैंडन करना चाहिए। और जिस तरह से ये मारंग बलोच का ट्रीटमेंट किया है, इससे भी बाज रहना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप बलोची वोमन के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।